हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुरीला कुआं का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने के बाद आपको नगवा गांव की आधी कहानी तो पता चल ही गई होगी और बाकी की कहानी इस पार्ट में पता चल जाएगी। नगवा की कहानी का मुख्य किरदार जवान लड़कों को तो मारता ही है, साथ ही साथ उनके मरने से पहले उनके परिवार वालों को हर पल तड़पाता है, वो भी उनके साथ बिना कुछ किए ही, क्योंकि बेगुनाह होने के बावजूद उसे भी हर पल तड़पाया गया था। उसमें भी जीने की चाहत थी, लेकिन बेरहम गांव वालों ने उसे पल पल मौत के करीब आता देख जिंदगी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया था। उसी तरह वो भी उनसे अपना बदला ले रही है। वैसे सुरीला कुआं का सेकंड पार्ट देखने के बाद आप ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि उन चारों के साथ क्या हुआ। क्या वो जिंदा बचे या वो भी उसके बदले की आग का शिकार हुए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि नितिन तो जरूर बच गया होगा, तो आपको ज्यादा देर इंतजार न करवाते हुए कहानी शुरू करते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, और जिन्होंने भी पिछले 2 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट मिस किया है तो ये वीडियो देखने से पहले उन्हें जरूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। इस बात से अनजान कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा होने के बाद भी लल्लन कुएं के पास पहुंच गया था, वीरेंद्र प्रताप ने अपने पोते नितिन को गांव से दूर शहर भेज दिया था, ताकि वो कुएं की पहुंच से दूर हो जाए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका पोता कुएं से बच जाएगा, क्योंकि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर से लाया हुआ अभिमंत्रित किया हुआ वो धागा कुएं की बाट में बांध दिया था। नितिन को शहर भेजकर वीरेंद्र प्रताप बेफिक्र हो गए थे, लेकिन विवेक, आकाश और विक्रम के माता पिता ने उनको एक बार फिर गहरी चिंता में डाल दिया था। विक्रम और आकाश वही 2 लड़के थे जो विवेक और नितिन के साथ कुएं के पास गए थे। वो सुबह का समय था और वीरेंद्र प्रताप बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पास विवेक, आकाश और विक्रम के माता पिता आए। वो सभी बहुत घबराए हुए थे और हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर उनका डर और घबराहट साफ साफ दिख रहा था। वीरेंद्र प्रताप उनकी घबराहट और डर का कारण पूछते हैं। तुम सब इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं जमीन फट गई या आसमान गिर पड़ा? प्रधान जी, जो बात हमें पता चली है उसकी वजह से अभी तो सिर्फ हमारे पैरों के तले से जमीन खिसकी है और सिर पर आसमान गिरा है। वही बात जब आपको पता चलेगी तो आपका हाल भी हमारे जैसा ही होगा। आपके सिर पर भी आसमान फट पड़ेगा और पैरों में जमीन खिसक जाएगी। हाफते हुए विवेक के पिता बोले। सभी गांव वाले वीरेंद्र प्रताप को प्रधान जी कहकर संबोधित करते थे। ये पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से बताओ क्या बात है। खड़े होकर वीरेंद्र प्रताप बोले। विवेक के पिता ने बताना शुरू किया। जब से कुएं की बाट में अभिमंत्रित किया हुआ धागा बांधा गया था, तब से वो बेफिक्र हो गए थे कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। लेकिन पिछले 2 रातों से जो वो देख रहे हैं, उससे उन्हें ये डर सताने लगा है कि अब उनका बेटा विवेक जिंदा नहीं बचेगा, उसे भी वो कुआं निकल जाएगा। उन्हीं की तरह ही आकाश और विक्रम के माता पिता भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी वही देखा था जो विवेक के पिता ने देखा था। विवेक, विक्रम और आकाश लल्लन की तरह ही रात 12 बजने के बाद कुएं के पास जाते थे और सुबह वापस आते थे। वो तीनों कब से कुएं के पास जा रहे थे, ये बात उन तीनों के ही माता पिता को पता नहीं थी। अगर आकाश के पिता को उस पर शक न होता तो शायद उन तीनों के कुएं के पास जाने का राज कभी खुलता ही नहीं। दरअसल आकाश खोया खोया सा रहता था। उसकी हालत बिल्कुल लल्लन जैसी थी, और लल्लन के साथ क्या हुआ था वो मैं आप सबको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप जानते ही होंगे। आकाश के साथ विवेक और विक्रम की हालत भी ठीक वैसी ही थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आकाश की हालत देखकर उसके पिता को यह शक हो गया था कि वो अभी भी कुएं से आने वाली आवाज के प्रभाव में है, उससे मुक्त नहीं हुआ।
अपना शक दूर करने के लिए वो उस पर नजर रखने लगे। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे और क्या बात करता है, उसकी सभी गतिविधियों में उन्हें संदिग्धता लगी। क्योंकि जो लड़का कुछ दिनों पहले तक अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकता था, वो अब अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। उसके दोस्त विवेक, विक्रम और नितिन ही तो थे। नितिन को पहले ही वीरेंद्र प्रताप ने शहर भेज दिया था। पहले तो उन्होंने सोचा कि आकाश की तरह विवेक और विक्रम के माता पिता भी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते होंगे, इसीलिए अब उनका बेटा अपने दोस्तों से नहीं मिलता। लेकिन एक रात लगभग 12 बजे जब उन्होंने आकाश को घर से बाहर जाते हुए देखा और उसका पीछा किया, तब उन्हें पता चला कि उनका शक बिल्कुल सही था। सिर्फ आकाश ही नहीं, विक्रम और विवेक भी कुएं के प्रभाव में थे, क्योंकि उसका पीछा करते हुए वो कुएं के पास पहुंचे, जहां पहले से ही विक्रम और विवेक बैठे हुए थे। वो तुरंत उन दोनों के घर गए और उनके माता पिता से पूरी बात बताई और अपने साथ कुएं के पास ले जाकर विक्रम और आकाश को दिखाया। रात भर वो वहीं रहे और सुबह होते ही वीरेंद्र प्रताप को आगाह करने के लिए वो सभी उनके पास पहुंच गए, क्योंकि उनका पोता नितिन भी तो कुएं के पास गया था, तो उसकी जान को भी तो खतरा था। वीरेंद्र प्रताप ने आकाश के पिता की पूरी बात शांतिपूर्वक ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया था वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जब से वो नारायण बलि पूजा द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ धागा कुएं की बाट पर बांधने लगे, तब से जब तक वो धागा बंधा रहता था, तब तक लता की आवाज कुएं से बाहर नहीं आती थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई भी उसके प्रभाव में आकर कुएं के पास जा ही नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त आकाश के पिता के आंसू उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे, क्योंकि एक माँ की आंखों से आंसू तो अपने बेटे की जरा सी तकलीफ में भी छलक जाते हैं, लेकिन एक पिता अपने बेटे के लिए तभी रोता है जब वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मतलब ऐसी मुसीबत जिसमें उसकी जान को खतरा हो। और उस समय आकाश के पिता के अलावा विवेक और विक्रम के पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन तीनों की आंखों में आंसू देख उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जिसे वो बचा नहीं पाए थे। वो सोच रहे थे कि शायद वो तीनों अपनी मर्जी से कुएं के पास गए होंगे, जैसे पिछली बार गए थे, ठीक वैसे ही, और बोले, तुम सब घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा। किसी भी बात की सच्चाई और गहराई जाने बिना कभी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पहले ये पता करना होगा कि क्या सच में उन्हें अभी भी वो आवाज अपनी ओर खींचती है, या फिर वो तीनों अपनी मर्जी से कुएं के पास जाते हैं। उसके बाद ही आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। उनका सोचना भी एकदम सही था, क्योंकि जब से उन्होंने धागा बांधना शुरू किया था, तब से सिर्फ 2 लोग ही कुएं में डूबकर या गिरकर मरे थे, वो भी धागा छूटकर गिरने के बाद। वीरेंद्र प्रताप की बात सुनने के बाद भी वो लोग चिंतित और डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था कि लता की आवाज सुनने के बाद धागा बांधा गया हो और फिर उसने किसी को अपने पास बुलाया हो। वीरेंद्र प्रताप के सोचने का नजरिया अलग था और उनके सोचने का नजरिया अलग था। जब तक वीरेंद्र प्रताप ने उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं दिया कि रात होने पर वो खुद उनके साथ कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे, तब तक वो लोग वहां से नहीं गए। उन लोगों के जाने के बाद वो फिर से अखबार पढ़ने लगे। वो चाय भी पी लेते, लेकिन चाय तो ठंडी हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने चाय का कप एक तरफ रख दिया था। वो बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी ने आवाज दी। वो आवाज जानी पहचानी थी। उन्होंने पेपर एक तरफ रख कर देखा तो उनका पोता एक लड़की के साथ दरवाजे पर खड़ा था। वो लड़की लाल जोड़े में थी, जिसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियां थी। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल थी। वो लड़की वीरेंद्र प्रताप को जानी पहचानी लगी। उन दोनों को साथ देखकर वो समझ गए कि नितिन ने उस लड़की से शादी कर ली है। उस तरह अचानक उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर वीरेंद्र प्रताप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो उन्हें कहे तो क्या कहे, क्योंकि उन्हें जितनी हैरानी थी उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोल पाते
उससे पहले ही नितिन बोला, दादाजी, ये लता है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी के साथ रहूंगा। मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। उस समय जो कुछ भी हो रहा था, नितिन ने उनसे जो कुछ भी कहा वो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही लता ने नितिन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। वीरेंद्र प्रताप उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे गए, लेकिन जब तक वो घर से बाहर निकले तब तक वो दोनों वहां से बहुत दूर जा चुके थे। उन्होंने उनके पास पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन तब भी वो उनके पास नहीं पहुंच पाए। न जाने कैसे वो जितना उनके पास पहुंचने की कोशिश करते उतना ही वो दोनों उनसे दूर हो जाते। उन्होंने आसपास से गुजर रहे लोगों से भी अपने पोते को रोकने की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था या कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। पहले तो उन्हें लगा जैसे वो लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ वो लोग उन्हें सुन और देख ही नहीं पा रहे। कुछ दूर तक भागने के बाद वीरेंद्र प्रताप बुरी तरह थक चुके थे। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। उनका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो कांप रहे थे। और फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो अपने पोते तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनका पोता उनसे दूर चला जाएगा, तब वो हताश होकर एक जगह बैठकर जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगे, नितिन, नितिन सुन बेटा, रुक जा। उसकी आवाज सुनकर नितिन तो नहीं पलटा, लेकिन लता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने ही घर के बरामदे के फर्श पे लेटे हुए हैं और बहुत सारे लोग उन्हें घेर कर खड़े हैं। कोई उनके चेहरे पर पानी की छींटे मार रहा है और कोई उनकी हथेली रगड़ रहा है। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो उन्हें समझ में आया कि अभी अभी जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब एक सपना या उनके मन का भ्रम था। दरअसल अखबार पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई थी और जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था उन्होंने सपने में वही देखा, मतलब नितिन को खुद से दूर जाते हुए। सपने में जब वो अपने पोते को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब हकीकत में वो नितिन नितिन चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज आसपास के लोगों ने सुनी और उनके पास दौड़े चले आए और उन्हें जमीन में बेहोशी की हालत में पड़ा देखकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। भले ही वो एक सपना था, लेकिन वीरेंद्र प्रताप उसे भुला नहीं पा रहे थे, क्योंकि सपने में उन्होंने लता को देखा था और वो वही लड़की थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पोते को खुद से दूर कर दिया था। मतलब कुएं में कैद वो रूह। उन्होंने अपने सपने को एक चेतावनी की तरह लिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से याद था कि ऐसा ही सपना उन्होंने तब भी देखा था जब उनका बेटा लता के चंगुल में था और फिर कुएं में डूबकर मर गया था। वीरेंद्र प्रताप ने सबसे पहले तो खुद को संभाला और फिर फोन करके नितिन का हालचाल जाना। फोन पर अपने पोते से बात करके उसके बारे में ये पता करने के बाद भी कि वो जब से शहर गया है तब से वो किसी भी वजह से ये चोरी छुपे भी गांव या गांव के आसपास नहीं आया, वीरेंद्र प्रताप की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उन्हें ये डर सता रहा था कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, कहीं उसी तरह वो अपने पोते को भी ना खो दे। उन्होंने हर तरह से अपने मन को ये समझाने की कोशिश की कि उनका पोता लता की पहुंच से बहुत दूर है और सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका मन नहीं माना। तो अपने मन की तसल्ली के लिए, ये देखने के लिए कि कुएं की बाट में उनके द्वारा बांधा गया धागा अभी भी बंधा है या टूटकर गिर गया है, कुएं के पास गए और अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद कि धागा अभी भी मजबूती से बंधा हुआ है, वो वापस घर लौटे। अगर उन्हें ये पता होता कि लल्लन को लता की रूह ने बंद दरवाजे से अपने पास बुला लिया था, तो शायद उनका मन शांत कभी ना होता। पूरा दिन बेचैन रहने के बाद आखिरकार रात आ ही गई और फिर वो समय भी आ गया जब हकीकत से उनका सामना होने वाला था।
मतलब विवेक, आकाश और विक्रम कुएं के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या फिर लता की आवाज उन्हें अपने पास बुलाती है, इसका पता चलने वाला था। उन तीनों के पिता और वीरेंद्र प्रताप रात के 11 बजे ही कुएं के पास पहुंच चुके थे। वहां जो कुछ भी होने वाला था उसकी उम्मीद वीरेंद्र प्रताप को बिल्कुल भी नहीं थी। वीरेंद्र प्रताप का पूरा ध्यान कुएं के अंदर से सुनाई देने वाली रोने की और मदद की पुकार जैसी आवाजों पर था, क्योंकि वही आवाज जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन धागा बांधने के बाद वो आवाज सुनाई नहीं देती थी। दिन में भी उन्होंने वो आवाज सुनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुएं के अंदर से किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं दी। और रात में भी लगभग 1 घंटा उन्होंने वही आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उन्होंने किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनी। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तीनों लड़के अपनी मर्जी से कुएं के पास आते हैं। शायद उन्हें ये बात याद नहीं थी कि धागा बांधने से पहले ही उनके पोते के साथ साथ उन तीनों लड़कों ने भी वो आवाज सुन ली थी और अब तक उसके सम्मोहन या असर से वो बाहर नहीं निकले थे। आधी रात बीत जाने के बाद विवेक, आकाश और विक्रम कुएं के पास पहुंचकर बाट में बैठ गए। वहीं कुछ दूर झाड़ियों में छुपे हुए वो चारों उन्हें चुपके से देख रहे थे, क्योंकि वो उनकी बातें सुनना चाहते थे। वीरेंद्र प्रताप ये पता करना चाहते थे कि वो चारों क्या बातें करते हैं। कुछ देर तक विक्रम, आकाश और विवेक को देखने के बाद वो चारों ये समझ गए थे कि उन तीनों के लिए उनके आसपास कोई भी नहीं है। मतलब वहां वो अकेले ही है, उनके अलावा वहां कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तीनों न तो आपस में बात कर रहे थे और न ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ देर शांत बैठने के बाद तीनों अचानक बहुत खुश हो गए और बातें करने लगे। उस समय उनकी हालत प्यार में पागल प्रेमियों की तरह थी। उन्हें बातें करता देख वो चारों समझ गए कि वो कुएं के पास आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, और वो उसी से बातें कर रहे हैं जो उन्हें लाया है, मतलब लता की रूह से। वीरेंद्र प्रताप को अपने सवालों के जवाब तो मिल चुके थे, अब उन्हें आगे की योजना बनानी थी। उन्हें पता था कि वो तीनों अब सुबह होने तक वहीं बैठे रहेंगे, उन्हें कोई वहां से नहीं हिला सकता। इसलिए वो चारों उन्हें वहीं छोड़कर वापस घर आने लगे। तभी उन्हें सड़क से आती हुई मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई दी। उनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चुपचाप लौट आए। सुबह होने तक विवेक, विक्रम और आकाश के पिता वीरेंद्र प्रताप के घर में ही बैठे रहे। उन्होंने पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब उनके बेटे जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तक जिस भी जवान लड़के ने लता की आवाज सुनी थी वो पूर्णमासी की रात को कुएं में डूबकर मरा था। उन्हें बचाने की किसी की भी कोई भी योजना काम नहीं आई थी। ना कोई तंत्र या मंत्र, ना कोई तांत्रिक अनुष्ठान, कुछ भी उन्हें बचा नहीं पाया था। वीरेंद्र प्रताप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अब उन तीनों का बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी उम्मीद तो थी कि उन्हें किसी भी तरह बचाया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, भले ही वो नया नहीं था, लेकिन उनके साथ वो सब जैसे हो रहा था वो बिल्कुल नया था। इसीलिए उन्होंने उन लोगों से, कुछ तांत्रिकों से मिलने की बात की, लेकिन उनकी बात सुनकर विक्रम का पिता बोला, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लल्लन को बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसे ताले में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी न जाने कैसे पूर्णमासी की रात को वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। ठीक वैसे ही जैसे अब हमारे बच्चे भी पूर्णमासी की रात को अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे, जिसमें अब सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। अब हम अगले 11 दिनों तक हर पल घुट घुट कर मरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को तो इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। वो हमें तो भूल ही गए हैं, शायद खुद को भी भूल गए होंगे। आप अपने पोते को शहर भेजकर भले ही बेफिक्र हो प्रधान जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी बचेगा, क्योंकि जो शक्ति बंद कमरे से एक इंसान को बाहर निकाल सकती है, वो किसी भी इंसान को कहीं से भी अपने पास ला भी सकती है। आप हमारी चिंता छोड़िए, हम तो अपने बच्चों के साथ उनके आखिरी समय तक रहेंगे। आप अपने पोते की चिंता कीजिए, जिसे बचाने के लिए आपने हमेशा उसे खुद से दूर रखा,
लेकिन फिर भी उसकी किस्मत से आप उसे नहीं बचा पाए। अब उसकी जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं उसके साथ रहिए। वो तो अब तक सब कुछ भूल चुका होगा, इसीलिए उसे आपके पास होने का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन आप तो उसे महसूस कर सकेंगे, उसे प्यार कर सकेंगे। विक्रम के पिता की बातें सुनकर वीरेंद्र प्रताप एकदम सन रह गए, क्योंकि उन्हें लल्लन के बारे में वो बात पता ही नहीं थी। वो इस बात से अनजान थे कि दरवाजे पर ताला लगा होने के बाद भी लल्लन कुएं तक पहुंच गया था। वो कुछ तांत्रिकों को जानते थे, जिस वजह से उन्हें ये पता चला था कि कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी मतलब एक इंसान को कहीं से भी अपने पास बुला सकती हैं या कहीं भी भेज सकती हैं। इसलिए उन्हें विक्रम के पिता की बात पर भरोसा हो गया। वीरेंद्र प्रताप किसी भी कीमत पर अपने पोते को खोना नहीं चाहते थे। वो उसे बचाने की हर संभव कोशिश करने को तैयार थे, जिसके लिए वो सुबह होते ही गया जी निकल गए, क्योंकि वहां उनके पहचान के बहुत बड़े तांत्रिक रहते थे, जिनका नाम था नागेश्वर। नागेश्वर जी से उनकी मुलाकात 22 साल पहले गया जी में ही हुई थी। तब से उन्होंने उनसे गुपचुप तरीके से बहुत सी तंत्र क्रियाएं करवाई थी, ताकि किसी भी तरह से लता की रूह को रोका जा सके। लेकिन उन तंत्र क्रियाओं का कुछ असर नहीं हुआ। गांव वाले भी अपने स्तर पर कोशिश कर चुके थे। ये तो आपने हमारी कहानी के फर्स्ट पार्ट में जान ही लिया होगा। नागेश्वर जी से ही वीरेंद्र प्रताप को त्र्यंबकेश्वर के ताम्र पत्रधारी ब्राह्मण और नारायण बलि पूजा के बारे में पता चला था। ये बात 22 साल पहले तब की है, जब वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे और बहू की अस्थियों का विसर्जन करने गया जी गए हुए थे। वहां उन्होंने अपनी बहू और बेटे की आत्मा की शांति के लिए वो सभी क्रियाएं की जो जरूरी होती है। और अस्थियों का विसर्जन करने के बाद जब वो घाट से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनकी बहू और बेटा दूर खड़े होकर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अचानक उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर वो भावुक हो गए। एक समय तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहे हैं, लेकिन वो ये जानते थे कि वो उनके मन का भ्रम है। फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनके पास जाने लगे। जैसे जैसे वो उनके पास जाते, वैसे वैसे वो उनसे दूर होते जाते, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा कर रहे थे। अपनी बहू और बेटे का पीछा करते हुए वीरेंद्र प्रताप बाबा नागेश्वर जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो दोनों अचानक गायब हो गए। नागेश्वर जी बहुत बड़े अघोरी और तांत्रिक भी थे। उनकी तंत्र विद्या की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो किसी से बात किए बिना ही सिर्फ उसे देख कर ही उसके बारे में बता देते थे, क्योंकि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की हुई थी। उनकी वेशभूषा देखकर वीरेंद्र प्रताप घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर में राख लगाई हुई थी। बाल बहुत लंबे थे, जो कि बिखरे हुए थे। दाढ़ी और मूंछ के लंबे बालों से उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिससे उनका वो स्वरूप बहुत भयानक लग रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला। वीरेंद्र प्रताप ने नागेश्वर जी को प्रणाम किया और वहां से जाने लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका और बोले, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि जब जिसे जिससे मिलना होता है तब वो उससे मिलकर ही रहता है। यही नियति है जिसे तुम या मैं बदल नहीं सकते। वीरेंद्र प्रताप उनकी बात नहीं समझ पाए। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जिस आदमी से वो कुछ सेकंड पहले ही मिले हैं, वो उनसे किस तरह की बातें कर रहा है। और उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और फिर उनका परिचय पूछा। नागेश्वर जी ने भी वीरेंद्र प्रताप को अपना परिचय दिया और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें उनके बहू और बेटे उनके पास लाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई, किसने उन्हें मारा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसने उन्हें मारा उसके बारे में भी नागेश्वर जी ने वीरेंद्र प्रताप को सब कुछ साफ साफ बता दिया। वीरेंद्र प्रताप नागेश्वर जी की बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक अजनबी शहर में एक अजनबी उनसे वो सब बातें बता रहा था जो सिर्फ वही जानते थे। नागेश्वर जी की बातें सुनकर वीरेंद्र प्रताप को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी और वो सोचने लगे कि अब उनके गांव को
लता के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कुछ ही देर में उनकी आशा की किरण एक गहरे अंधकार में बदल गई। नागेश्वर जी ने बताया कि लता को बिना किसी कसूर के ही गांव वालों ने तड़पा तड़पा कर मारा था, और जिस समय उसे मारा था उस समय वो दुल्हन के लाल जोड़े में थी और उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ था। मतलब जिस दशा में लता की जान गई थी, उस दशा में एक स्त्री की आत्मा सबसे पवित्र मानी जाती है, और ऐसी आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, जिन्हें ना तो वश में किया जा सकता है और ना ही किसी भी तरह के तंत्र विद्या या तंत्र क्रिया से भगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीतते समय के साथ वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, और जब तक उसका गुस्सा और बदले की आग शांत नहीं होगी, तब तक उसके श्राप से नगवा गांव के लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो कब होगा कोई भी नहीं जानता। अपने बेटे और बहू की मौत से दुखी होने के बाद भी वीरेंद्र प्रताप ने नागेश्वर जी से लता की मुक्ति का उपाय पूछा, लेकिन उनका साफ कहना था कि जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे ही गांव वालों से अपना बदला लेती रहेगी। नागेश्वर जी की बात पूरी सुनने के बाद वीरेंद्र प्रताप ने उनसे लता से गांव वालों को बचाने का उपाय पूछा। तब उन्होंने त्र्यंबकेश्वर जाकर ताम्रपत्रधारी ब्राह्मणों से नारायण बलि पूजा करवाकर पूजा द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ धागा कुएं की बाट में बांधने को कहा। उन्होंने बताया कि जब तक कुएं की बाट में धागा बंधा रहेगा तब तक नगवा गांव वाले लता के गुस्से से बचे रहेंगे। तब से वो हर साल वैसा ही करते आ रहे हैं। गया जी पहुंचकर वीरेंद्र प्रताप नागेश्वर जी से मिले और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी नगवा में हुआ वो सब उनसे बताया। नागेश्वर जी जानते थे कि वीरेंद्र प्रताप उनके पास क्यों आए हैं, या शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वो उनके पास आएंगे, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त करने वाला किसी भी इंसान का बीता हुआ कल जान लेता है, और शायद भविष्य भी। नागेश्वर जी ने वीरेंद्र प्रताप को 4 ताबीज दिए और उन्हें उन 4 लड़कों की कलाई पर बांधने को कहा। उन्होंने बताया कि पूर्णमासी की रात तक अगर ये ताबीज उन लड़कों के पास रहे तो वो बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी भी वजह से ताबीज उनसे दूर हुआ या कटकर गिरा तो फिर उनका बचना मुमकिन नहीं है। वीरेंद्र प्रताप जब वापस लौट रहे थे तब नागेश्वर जी ने उनसे अपने पोते के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने को कहा। उनकी बात सुनकर वो चौंक गए, क्योंकि उस दिन से पहले तक उन्होंने उनसे वैसे कभी कुछ नहीं कहा था, और उनके बोलने का तरीका भी थोड़ा रहस्यमयी और संदेहास्पद था। नागेश्वर जी की बातों पर भरोसा करके वीरेंद्र प्रताप नगवा वापस लौट आए। उनके कहे अनुसार आकाश, विक्रम और विवेक को ताबीज दिया।